अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में लेट्स टॉक एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 जून से 6 जून तक वर्ल्ड ईटिंग डिसऑर्डर वीक मनाया जाता है पूरी दुनिया में। मेंटल हेल्थ बेसिकली वो एक वाहिद चीज़ है जिसे मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी या एज एन इंडिविजुअल या एज अ नेशन हम लीस्ट बॉदर हैं हम जिसके बारे में। और एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के जो डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, वो लोग जो इफ़ेक्टेड हैं उससे वो ओवर मोर देन 50 मिलियन हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक इवन जो है डायग्नोज भी नहीं हो पाए। तो इस सब चीज़ों को हम बहुत अरसे से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाह रहे थे। और इस सिलसिले में हमने डिफरेंट डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया, हमने डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट की। और फाइनली अब हम एक इनिशिएटिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि जिसका नाम सीडी है। तो सीडी इज़ बेसिकली कम्युनिटी ईटिंग डिसऑर्डर इनिशिएटिव। और हमारी इस वीक की जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस साल के लिए, जो हमारी टैगलाइन है, सीडी की टैगलाइन है फॉर ऑल द पाकिस्तानीज, दैट इज़ लेट्स एंड मेंटल हेल्थ स्टिग्मा टुगेदर। और हमें पूरा भरोसा है कि आप सीडी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप उन तमाम लोगों को भी इर्द गिर्द जो आपके रहते हैं जो कि इस डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, आप हमारे साथ उनको हमारे साथ हमें हेल्प करेंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में, उनको डायग्नोज करने में। और हम उनको आपकी और हमारी सपोर्ट से वी आर वेरी मच श्योर कि वो लोग भी इस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर लेंगे। हम इस सीरीज़ एक लेके आ रहे हैं इस वीक के लिए। हमारी ये वीक जो है इसकी सेलिब्रेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है आज, यानी कि 2 जून से टिल सैटरडे दैट इज़ 6 जून। और इसमें हम रोज़ आपके साथ शेयर करेंगे अपनी एक एपिसोड लेट्स टॉक के अंदर, जिसके अंदर हम पहली 4 एपिसोड्स में आपको बताएंगे डिफरेंट ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, आपकी अवेयरनेस में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। और फ्राइडे वाले दिन हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ की मुलाकात कराएंगे, जिसके अंदर हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को एक दुनिया में जो डेवलप वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से ईटिंग डिसऑर्डर्स को लिया जाता है और पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर अब तक क्या काम हो रहा है या क्या काम होना चाहिए के बारे में बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा लास्ट डे होगा उस पर हम एक लाइव इवेंट होस्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ को शेयर करेंगे आपके साथ। और इवन आप भी उस लाइव इवेंट के अंदर जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपनी स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा वेब पेज भी है सीडी का, जिसके अंदर ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा बॉडी शेमिंग के ऊपर या बॉडी फोकस के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा वेट स्टिग्माटाइजेशन के ऊपर हम अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम चीट डे के ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी। और अगर आप हमारे साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस इनिशिएटिव में, तो आप हमें वहाँ पे जो है हमारी सारी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको देख के हमें अपनी सेंड कर सकते हैं, अपनी अपने इंटरेस्ट को हमें शो कर सकते हैं। हमारे जो टीम है वो खुद आपको कांटेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ हम आपको अगर आप कोई ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं या हमारे किसी इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंदर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी वहाँ पे अवेलेबल है। या अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या आप ये डायग्नोज करना चाहते हैं कि क्या आपको ईटिंग डिसऑर्डर है या नहीं, तो ये भी तमाम हम आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से क्या इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं हेल्थ के ऊपर, और क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इन ईटिंग डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत सीरियस मेंटल और फिज़िकल इलनेस है जो कि ट्रीटेबल है। और ईटिंग डिसऑर्डर किसी शख्स को भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी उसकी बॉडी शेप हो या बॉडी वेट हो, चाहे वो मोटा है या चाहे वो पतला है, किसी भी शख्स को जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और प्लीज़ ये बात याद रखें कि ईटिंग डिसऑर्डर आपको आपकी ज़िंदगी के किसी टाइम पे भी हो सकता है, और ये लेकिन ये ट्रीटेबल है। मैं अगर आपके साथ एक एस्टिमेट शेयर करूँ,
तो एक नेशनल सर्वे के मुताबिक यूएस के अंदर 20 मिलियन फीमेल्स और 10 मिलियन आदमियों के अंदर, अमेरिका के अंदर बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स का वो शिकार हुए हैं किसी न किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस पे भी ज़्यादा काम नहीं हुआ, ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई हुई, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टैंड करता है 9th आउट ऑफ 188 कंट्रीज जो कि ओबेसिटी में जिनकी रैंकिंग है। तो हमें इस पे बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने एक हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज ओबेसिटी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन लोग सफ़र करते हैं, और जो कि भी इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अंडर डायग्नोज भी हैं। तो हमने दो चैलेंजेस को फाइट करना है, एक अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ, और इसके साथ साथ अपने वेट के साथ भी। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा-सा शेयर करूँगी कि आपने अपनी लाइफ में अपने बहुत से डिफरेंट लोगों को देखा होगा, बहुत से उनको डिफरेंट चीज़ें करते हुए देखा होगा, जो वो अपनी लाइफ के दौरान कर रहे होते हैं, या सोसाइटी में जैसे एक बहुत कॉमन परसेप्शंस होती हैं जो है, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हम इनमें से कोई अगर शख्स ये काम कर रहा है, तो वो जो है वो खुद उस चीज़ के लिए अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा, या वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, बल्कि उसको कोई ना कोई ईटिंग डिसऑर्डर है। जैसे मैं आपके साथ एक बड़ा कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर शेयर करूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनको हर वक्त कैलोरीज की टेंशन होती है। वो कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो वो कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, और वो अपनी लाइफ में बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी नंबर ऑफ कैलोरीज। लेकिन आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि चाहे आप जितना मर्जी वेट लॉस करें या डाइट प्लान करें, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की कैलोरीज की, जो कि आपको पूरी ज़रूर करनी चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फॉर हेल्दी वेल बैलेंस्ड वेट। तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे चले जाते हैं, और ये बेसिक या और वो इतने ज़्यादा अपनी बॉडी को कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं कि अगर वो कुछ खा भी लें तो वो उनको फ़ौरन होता है कि या तो हम वॉमिट कर दें, या हम कोई लेग्जेटिव यूज़ कर लें, या कोई ऐसी भी चीज़ कर लें कि ये जितनी भी कैलोरीज हमने ली हैं ये सारी की सारी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। इसी तरीके से एक और सिमिलर डिसऑर्डर है जिसको हम एरफिड बोलते हैं। एयरफिट के अंदर भी यही होता है कि कुछ लोग ऐसे आपको नज़र आएंगे जो कि अपनी बॉडी में डिफरेंट कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और साथ साथ सर्टेन टाइप ऑफ फूड को भी अपनी डेली रूटीन से माइनस कर देते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा अपनी बॉडी शेप और दोबारा से मोटा हो जाने का, और उनको हर वक़्त ये डिस्ट्रेस भी रहती है। जबकि जो आरफिड के अंदर लोग जिन डिसऑर्डर्स को जो लोग फेस कर रहे होते हैं, उनमें बेसिकली ये बॉडी कंसर्न्स नहीं होते, या उनको फ़ियर ऑफ फैटनेस ये नहीं होता। इसी तरीके से एक और आपको कुछ लोग आपने अपनी इर्द-गिर्द देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कंपल्सिव ईटिंग की आदत होती है। जैसे वो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, और इतना खाना खाते हैं कि उनको डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। और ये उनके लिए रिकरेंट होती है, उनका पेट बहुत जल्दी भरता नहीं है, उनको लार्ज क्वांटिटी फूड की कंज्यूम करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, और वो ज़्यादा गैदरिंग्स में खाना नहीं खाते कि उनको गिल्टी फील होती है या उनको शर्म आती है, ऐसे लोग जो होते हैं, और वो बेसिकली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस ईटिंग डिसऑर्डर है, वन ऑफ द मोस्ट जो है ये डेंजरस ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, हमें करना चाहिए, करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक और तरह का डिसऑर्डर होता है, या आप देखते हैं कि जिसे हम बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है, और इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे ही कुछ खाते हैं तो वो अपने आप को सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, अपने उंगली से अपने गले में उंगली मार के और वो सारा कुछ वॉमिट आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है सर्टेन टाइप का, जिसको हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। इसी तरीके से आप अपने इर्द गिर्द कुछ लोग देखते होंगे जो कि कंपल्सिव एक्सरसाइज डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो एक्सरसाइज होता है या फिट रहना होता है। उनके लिए हर टेंशन रिलीज जो है वो जिम है, एक्सरसाइज है, फिटनेस है,
उनके लिए वो अपने आप को सूद इमोशनली काम ऐसे ही करते हैं कि हम वर्कआउट करें, अपनी स्ट्रेस रिलीज़ करें। उनके लिए फ्रेंड्स या कोई भी इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, वो कभी भी उस उन लो वो कभी भी अपनी एक्सरसाइज़ को या अपने जो भी उनका फ़िटनेस प्रोग्राम जिसमें जो वो कर रहे होते हैं फ़ॉलो, वो उसको बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स को, और उनकी जितनी भी इमोशनल जो अटैचमेंट्स होती है या वो जो भी स्ट्रेस का रिलीज़ करने का तरीका होता है, वो सिर्फ एक्सरसाइज या वर्कआउट की फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो लोगों में है। बिल्कुल आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल एक्सरसाइज, एक नॉर्मल हेल्दी पैटर्न को अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, जिसमें एक एक्सरसाइज की भी एक लिमिट होनी चाहिए, या एक एक्सरसाइज शुड नॉट बी द ओनली वे ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस। कैथारसिस, रिलेशनशिप्स, लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में, जो जिनके साथ आपको अपना बेसिकली जो है कैथारसिस के बाद अपनी स्ट्रेस को रिलीज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अपनी लाइफ में एडअप करना चाहिए। इसी तरीके से एक और डिसऑर्डर होता है लेग्जेटिव अब्यूज़, जिसमें लोग जो है वो स्पेशली इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं जिनमें वो डायरिया इंड्यूस हो जाए, और वो ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे उनका पेट जो है वो भरा हुआ फील हो, और ताकि उनको जो है वो अनवांटेड वो जितना भी कोई, अगर उन्होंने कोई लेट्स सपोज के उनके पास, या एक और बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि बहुत से लोग डायरेटिक्स ले रहे होते हैं, कि जितना भी बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड है तो उसको कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो श्रिंक करेगी, और इस तरीके से आप पतले लगना शुरू कर देंगे, या कोई भी ऐसी दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिसमें या वो डायरिया इंड्यूस करा रही होती है। तो इस बेसिकली डिसऑर्डर को हम लिग्जेटिव अब्यूज़ के अंदर लेके आते हैं। इसी तरीके से एक और जो है डिसऑर्डर होता है ईटिंग का, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोरेक्सिया। ऑर्थोरेक्सिया जो है ये बेसिकली एक ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन आपकी किससे, कि कुछ लोगों को, आप ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनको जिनके सर पे सवार होता है हेल्दी हेल्दी ईटिंग। मतलब वो हर चीज़ को बहुत डिफाइंड कर लेते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमने सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाना है, हम हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे, हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगे, और वो कभी भी कोई उस पर्टिकुलर डाइट के अलावा और कोई खाना नहीं खा रहे होते इस हेल्थ कॉन्शियस होने के नतीजे में। अब ये जो ओवर हेल्थ कॉन्शियस होना है, ये भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें लोग अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं टू अ सर्टेन पैटर्न ऑफ डाइट, या वो लिमिट कर लेते हैं कि कुछ अपने खाली कुछ तरह के खानों टाइप्स ऑफ फूड्स को, और बाकियों को वो अपनी डाइट में से निकाल देते हैं। एक और बड़ा कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है जो हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन होता है, और हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे या किसी ना किसी लाइफ स्टेज के अंदर ये डिसऑर्डर ज़रूर रहा होगा, जिसको हम पीका बोलते हैं। पीका में बेसिकली आप वो चीज़ें खाना चाहते हैं जो ईडेबल्स नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को गीली मिट्टी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो मिट्टी खा रहे होते हैं, या पेंट खा रहे होते हैं, या चूना खा रहे होते हैं, और अक्सर जी माएँ क्या कह रही होती हैं कि इनके पेट में कीड़े हो गए हैं, इस वजह से जी ये खा रहे हैं। या फिर हम एक और कॉमन बात सुनते हैं कि जो है इनके बिन में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई है, इस वजह से ये खा रहे हैं। हालाँकि आप ये देखें कि आपको भी कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर कभी ना कभी ज़िंदगी में रहा होगा। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात करूँ, तो एक ज़माना था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे जो पीका था, मुझे कैपरी खाने का शौक था, कैपरी साबुन खाने का शौक था। और इवन ये इतना ज़्यादा था कि एट टाइम्स मैं वो साबुन खाती थी, खा भी लेती थी। उसका पेपर मुझे बेसिकली पसंद था, तो वो मैं खाया करती थी। लेकिन फिर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया। तो द थिंग इज़ कि अच्छा कुछ स्मेल्स आपको अच्छी लग रही होती हैं, जैसे पेंट की, पेट्रोल की, लेकिन फीका आपको तब होगा जब आप वो चीज़ इंजेस्ट करेंगे, वो खाएँगे। अगर आपको सिर्फ़ स्मेल्स तक अच्छी वो चीज़ लग रही है, दिस मीन्स कि आप प्रोन हैं उस डिसऑर्डर को, लेकिन आप अभी फ़िलहाल उस डिसऑर्डर जो है वो आपके अंदर प्रेज़ेंट नहीं है। अच्छा, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बड़ा एक अजीब-सा डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं रूमिनेशन डिसऑर्डर। अच्छा, रूमिनेशन डिसऑर्डर बहुत ही अजीब तरह का पैथेटिक सा डिसऑर्डर है, जिसमें कुछ लोग ये करते हैं कि वो खाना खाते हैं और फिर वो जो है उसमें 30 मिनट्स के बाद, या उससे पहले उसके 30 मिनट्स के विदिन 30 मिनट्स खाना खाने के बाद
वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, सारा खाना जो है वो स्पिट आउट करते हैं, उसको दोबारा रीच्यू करते हैं और फिर खा लेते हैं। और उनको ये लग रहा होता है कि बेसिकली ये हमारी जो है इसकी कैलोरीज जो हैं वो हमारे ब्लड में जो है शामिल नहीं हुई हैं, या हम जो हैं वो अपनी उस चीज़ से अपनी फुलिंग भी कर लेंगे स्टमक की, और हम वो कैलोरीज जो है उसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे। तो ये तो वो मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में आप हमारी अगली एपिसोड्स के अंदर जो है हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट ये है कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर किसी को कोई ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग अपने आप को कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जब आपकी बॉडी को जितनी नॉर्मल कैलोरीज चाहिए होती हैं जब वो नहीं मिल रही होती, तो बॉडी को तो ज़ाहिर है कि अपनी एनर्जी के लिए अपने कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो क्या करती है कि वो बॉडी अपने मास जो है उसको मसल मास की ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। जैसे ही आपके मसल मास की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके साथ साथ आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट आते हैं। आपका जो है हार्ट जो आपकी बीट है या पल्स जो है वो स्लो डाउन हो सकती है। और किसी स्टेज पे अगर ये ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाए, तो पेशेंट जो है हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। इसके अलावा अगर बहुत अरसे तक कुछ लोग जो हैं कोई लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ इंड्यूस करवा रहे होते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनके बहुत से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं। पोटेशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मसल के हार्ट के मसल सेल्स और डिफरेंट सेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी डिप्लीशन आना शुरू हो जाती है, या सोडियम या क्लोराइड की डिप्लीशन बॉडी के अंदर हो रही होती है, तो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी आ रहा होता है। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर आप देखेंगे कि डाइजेशन स्लो करने के लिए, जैसे जिसको हम गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं, गैस्ट्रोपेरेसिस के अंदर डाइजेशन स्लो कर दी जाती है और फूड रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वॉमिटिंग इंड्यूस कराई जाती है ताकि एम्प्टी हो। तो इस वजह से, इस प्रोसेस को करने की वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नोजिया या वॉमिटिंग आ सकती है। अगर कोई बंदा डायबिटिक है और वो ये काम कर रहा है, तो उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। ब्लोटिंग बड़ी फील होती है, जैसे हर वक्त पेट जो है वो भारी भारी है, भरा भरा है, चाहे आपने अगर कुछ नहीं भी खाया है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका साइड इफ़ेक्ट है जो कि आप ऐसे लोगों के अंदर देखेंगे जो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं। और फिर अगर आप किसी कोई शख्स बहुत ज़्यादा लेक्सेटिव्स यूज़ करता है, तो वो बोल मूवमेंट को भी असर करती है कि कितनी देर में बॉडी से फूड जो है वो बाहर जा रहा है। और इसी तरीके से बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो आपके स्टमक को भी रप्चर कर सकता है, और ये तो बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अच्छा, हमारा जो ब्रेन होता है उसका वजन सिर्फ 3 पाउंड होता है, लेकिन ये 1/5 ऑफ द बॉडी कैलोरी जो है हमारा ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता है। तो अगर हम ज़्यादा डाइटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को भूखा रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसको इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कई दफ़ा हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है। और इसके साथ साथ हमें जो है अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ डिफरेंट, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का प्रॉब्लम आ रहा होता है फीमेल्स के अंदर। बहुत ज़्यादा ये कॉमन है ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। और इसके साथ-साथ स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जिसमें सोते हुए में जो है हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट फेलियर में भी पेशेंट का शिकार भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये तमाम जो है इफ़ेक्ट्स जो हैं, मैंने आपको कुछ इफ़ेक्ट्स बताए हैं जो कि ईटिंग डिसऑर्डर के लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्नोसिस, और इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये ट्रीटेबल है। बिल्कुल इसका डायग्नोसिस भी पॉसिबल है, और ये इसको हम आराम से ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर अभी इसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट पैटर्न्स के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, ऑल्दो लाहौर के अंदर और कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ हमारे डॉक्टर्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली फर्स्ट वर्ल्ड या डेवलप कंट्रीज ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स बनाए हैं। उनका जो पहला एक इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो एक उनका यूनिवर्सल या प्राइमरी प्रोग्राम प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है, जो वो तकरीबन अपनी पूरी पॉपुलेशन पे लगाते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स के करिकुलम के अंदर वो चीज़ ऐड होती है जिसके अंदर वो उनको बता रहे होते हैं कि क्या रिस्क है ईटिंग डिसऑर्डर में, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है, इनहेरिटेड में भी हो सकता है, तो इस वजह से वो पहले से उनको गाइड कर रहे होते हैं। फिर उनकी कुछ सिलेक्टिव प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो उन लोगों को जो है
गाइड कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका नॉलेज इन्हांस कर रहे होते हैं, जिनमें अभी जो सिम्टम्स तो अपेयर नहीं हुए लेकिन दे आर वेरी मोर प्रोन कि उनको ये किसी ना किसी टाइम पे ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। और फिर के कुछ टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं जो वो उन लोगों पे ऊपर लगाते हैं जो ऑलरेडी ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये सारी चीज़ें देखें तो ट्रीटमेंट्स में भी हैं इसकी स्पेसिफिक कुछ इसकी अगर बहुत ये लेटेस्ट स्टेज के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए तो हम इसमें कुछ इसको ड्रग्स के साथ भी ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें माइंडसेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सपोर्ट ग्रुप या वो इंटरवेंशन ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करते हैं और जो आपको हेल्प करता है थ्रू आउट योर ईटिंग जर्नी। और एक बात हमेशा याद रखें, इसमें रिलैप्सेस होते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने इसके साथ फाइट करना है और आपकी पूरी फैमिली ने इसके साथ फाइट करना है और आपने एक हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है ताकि आप इस ईटिंग डिसऑर्डर्स को ओवरकम कर सकें। और एंड में मैं आपके साथ आपको जस्ट ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी ये बॉडी शेमिंग बॉडी डिस्मॉर्फिक और हम ये तमाम चैलेंजेस फेस करते हैं पाकिस्तान में, ये एक हम पाकिस्तान के अंदर स्पेशली फीमेल्स के लिए एक स्टिग्मा है कि हमारी बहुत सी सोसाइटी रिचुअल्स ऐसी हैं जो कि टैग्ड हैं आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी शेप के साथ, आपके आपके अपीयरेंस के साथ। तो प्लीज़ इस स्टिग्मा को ब्रेक कीजिए। Try to be healthy, try to lose weight, but it should not be for anyone else. It should not be कि आप किसी के कहे हुए फ्रेम में फिट होना चाहते हैं, बल्कि ये सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप ये चाहते हैं, क्योंकि आप वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। So please get real, be yourself, and let's break this stigma together. Thank you very much, and I hope you are going to support us in our in new initiative CD. So please come forward, join us in promoting mental health awareness and eating disorder awareness in Pakistan. Thank you very much, and Allah Hafiz. और अपनी next episode के साथ हम कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।